Good morning to all of students. Today I am going to teach you the topic models. आप जानते हैं मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. सो इट्स आवर ड्यूटी टू एक्सप्लेन बिफोर यू द टॉपिक वेरी क्लियरली. आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मॉडल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मॉडल्स को सीखना चाहते हैं, मॉडल्स के यूजेस को जो है वन बाय वन करके जो है वो अच्छे तरीके से जो है इसको विद एक्सप्लेनेशन जो है सीखना चाहते हैं. तो मैंने इस चीज को देखते हुए कि मॉडल्स के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि सर आप यूट्यूब पर जो है मॉडल्स का कोई टॉपिक आप बनाएं. तो आज मैं मॉडल्स आपके सामने लेकर आया हूं. इन मॉडल्स को मैं जो है आपके सामने जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मॉडल्स. मैं आपको बता दूं, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स आर अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. मॉडल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑक्सिलरी वर्ब. दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑक्सिलरी वर्ब. मैं आपको बता दूं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है इसका मीन्स भी होता है हेल्पिंग वर्ब. क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है. यही कारण है कि हम मॉडल्स को जो है एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं. आपने देखा होगा कि देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स टोटल जो है कितनी होती है? 24 होती है. इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स को यदि हम डिवाइड करें तो आपने देखा होगा कि इन 24 वर्ब में से बी वर्ब होती है, हैव वर्ब होती है और डू वर्ब होती है. ये तीनों वर्ब मिलाकर जो है ये 11 होती है, प्लस इनमें 13 मॉडल्स ऐड होते हैं और इस तरीके से ये टोटल जो है 24 मॉडल्स होते हैं. सॉरी 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है. तो आपको ये ध्यान देना है कि देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश और इनमें से जो है 13 क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं. और इन मॉडल्स को भी हम लोग जो है एक तरीके से क्या मान सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स मान सकते हैं. तो ये चीज आपके सामने आ गई होगी. इसके बाद मैं आपको बता दूं कि देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में कितने मॉडल्स होते हैं? 13 मॉडल्स होते हैं विच वी यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स ऑफ द पीपल. जिनका यूज हम जो है लोगों के अलग अलग मूड को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं. तो आपके दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि इंग्लिश में जो है टोटल मॉडल्स जो है वो कितने होते हैं? 13 होते हैं, जिनका यूज हम जो है लोगों के अलग अलग मूड को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. सम रूल्स फॉर यूजिंग मॉडल्स. सम रूल्स फॉर यूजिंग मॉडल्स. उपयोग के नियम, मतलब आई मीन मॉडल्स का यूज हम कहां करेंगे इस बारे में हम समझेंगे. तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, इसमें फर्स्ट थिंग जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं कि मॉडल्स आर अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है. Therefore we never use any other helping verb with models. इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, we'll have to concentrate in your mind that we never use any other helping verb with models. Models के साथ कभी भी हम लोग जो है दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते. ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए और आपको अच्छे तरीके से बात पता भी है कि मॉडल्स खुद भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है. और आपने देखा होगा कहीं पर भी डबल हेल्पिंग वर्ब आपको एक साथ नजर नहीं आई होगी. तो इसीलिए मॉडल्स भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है, इसलिए हम इसके साथ जो है दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? सेकेंड बात मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब. मॉडल का यूज जो है बिना मेन वर्ब के नहीं होता, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मॉडल्स इज काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. मॉडल्स क्या है? मॉडल्स आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. मॉडल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है. तो यहां आपको देखना है कि मॉडल जब हेल्पिंग वर्ब का प्रकार है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आती है? मेन वर्ब आती है. इसीलिए जो है मॉडल्स के साथ भी हमेशा क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी. इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर के पॉइंट पर आते हैं. थर्ड नंबर का पॉइंट आपको यह शो करता है कि वी ऑलवेज यूज V1 विद मॉडल्स. मॉडल्स के साथ हम हमेशा जो है कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम मॉडल्स के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. तो पहली चीज हमने पढ़ी कि मॉडल्स के साथ जो है कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता है.
मॉडल्स बिना मेन वर्ब के नहीं आता है। और थर्ड जो है हमने पढ़ा कि वी ऑलवेज यूज वी वन विद मॉडल्स, मॉडल्स के साथ हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम चलेंगे काइंड्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो आपको देखना है काइंड्स ऑफ मॉडल्स। काइंड्स ऑफ मॉडल्स में मैं आपको बता दूं, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मॉडल्स होते हैं? 13 मॉडल्स होते हैं, इन विच 10 मॉडल्स आर कंसीडर्ड प्योर मॉडल्स। इनमें से जो 10 मॉडल होते हैं, कितने मॉडल्स? 10। इन 10 मॉडल्स को जो है प्योर मॉडल्स कहा जाता है। व्हाइल देयर आर 3 मॉडल्स आर कंसीडर्ड सेमी मॉडल्स। जबकि में बाकी जो 3 मॉडल्स बचे हैं उनको हम लोग जो है क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स कहते हैं। तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश, इन विच 10 मॉडल्स आर कंसीडर्ड प्योर मॉडल्स एंड व्हाइल देयर आर 3 मॉडल्स आर कंसीडर्ड सेमी मॉडल्स। इनमें से 10 मॉडल्स प्योर मॉडल्स होते हैं और 3 मॉडल्स क्या होते हैं? सेमी मॉडल्स होते हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि सर ये प्योर मॉडल्स क्या होते हैं और सेमी मॉडल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्योर मॉडल्स वे होते हैं जिनका यूज केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हो। किसमें हो? हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हो। क्या कहलाते हैं? प्योर मॉडल्स कहलाते हैं। जबकि में सेमी मॉडल्स वे होते हैं जिनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो और मेन वर्ब के रूप में भी हो। दोनों कंडीशन में जिनका यूज किया जा सकता है उन्हें हम कहते हैं सेमी मॉडल्स, और जिनका यूज केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्योर मॉडल्स। अब हम बात करेंगे कि प्योर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं और सेमी मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। अब देखो यहां पर आप देखेंगे प्योर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 10 मॉडल्स है प्योर मॉडल्स से कौन कौन से होते हैं। पहला जो इसका प्योर मॉडल्स में आता है वो होता है विल, से, कैन, मे, would, should, could, might, must and ought to। ये पूरे के पूरे जो 10 मॉडल्स यहां पर लिखे हुए हैं ये सभी प्योर मॉडल्स कहलाते हैं और इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होगा। इनका यूज कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। इसके बाद हम बात करें सेमी मॉडल्स की। इन सेमी मॉडल्स को हम डिफेक्टिव मॉडल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफेक्टिव मॉडल्स भी कहते हैं। और ये 3 होते हैं। तो 3 कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं यूज टू, नीड एंड डेयर। ये 3 मॉडल्स सेमी मॉडल्स कहलाते हैं क्योंकि इनका यूज हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो बात आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि मॉडल्स जो है कितने होते हैं, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये कुल मिला के 13 मॉडल्स होते हैं जिनका यूज हम लोग जो है मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। इज इट क्लियर? अब हम इनकी स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 करके इनको पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो एट फर्स्ट वी कम टू द टॉपिक विल। मैं जानता हूं आपने देखा होगा कि ये विल जो है मॉडल्स और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इंग्लिश में व्हेन विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, जब विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है तो इट वर्क्स एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जब भी हम विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क करेगा। लेकिन जब इसका यूज हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, तो इट वर्क्स एज अ मॉडल। तो ये किसके रूप में काम करता है? ये मॉडल के रूप में कार्य करता है। मैं आपको बता दूं इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन होता है यू एंड थर्ड पर्सन जो है ही, सी, इट, दे। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होते हैं।
यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन मिलता है और उसके साथ यदि आप विल का यूज करते हो तो ये किसके रूप में काम करेगा, मॉडल्स के रूप में काम करेगा। लेकिन यदि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यदि आप विल का यूज करते हो तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क करता है। अब हम इनके यूजेज को पढ़ेंगे कि विल में कौन कौन से यूजेज हैं, विल क्या क्या एक्सप्रेस करता है। तो वन बाय वन करके अब हम लोग जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है मॉडल विल लिया है, विल को हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। विल का जो पहला और फर्स्ट जो मेन यूज है वो है प्रोमिस। क्या है, प्रोमिस। इफ यू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोमिस इन अ सेंटेंस वेयर वी कैन अप्लाई मॉडल विल, वहां हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं, विल का। जहां जिस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद यदि उसमें लगता है कि इसमें एक तरीके से वादा किया गया है, प्रॉमिस किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग जो है सब्जेक्ट आई व वी के साथ जो है हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। आपको यह भी ध्यान देना है कि जो एग्जाम्पल है इसकी फुल फॉर्म जो है एग्जाम्पली ग्रेशिया होती है। क्या होती है, एग्जाम्पली ग्रेशिया होती है। इसका मतलब जो होता है फॉर एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल होता है। तो मैं आपको इसके प्रॉमिस के एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा, आई यू एट द स्टेशन, आई हेल्प यू इन द क्राइसिस, आई राइट बेटर नेक्स्ट टाइम। तो ये 3 सेंटेंसेस आर हियर, 3 सेंटेंस है यहां पर। पहले सेंटेंस देखो यहां लिखा हुआ है, आई मीट यू एट द स्टेशन, मैं आपसे स्टेशन पर मिलूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि मैं आपसे स्टेशन पर मिलूंगा, मैं आपको स्टेशन पर मिलूंगा। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर आपको जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, प्रॉमिस का मिल रहा है। सेकंड सेंटेंस देखो, आई हेल्प यू इन द क्राइसिस, मैं संकट में आपकी सहायता करूंगा। यहां पर आपको किसका एक्सप्रेशन मिल रहा है, यहां भी आपको प्रॉमिस का एक्सप्रेशन मिल रहा है। आई राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार बहुत अच्छा लिखूंगा। तो ये इन तीनों सेंटेंस में आपको जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, प्रॉमिस का। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी सेंटेंस में प्रॉमिस का एक्सप्रेशन हो और सब्जेक्ट जो है आई वो वी हो, तो वहां पर हम लोग जो है कौन से मॉडल का यूज करते हैं, वहां हम विल मॉडल का यूज करते हैं। तो इन सभी में हम जो है क्या फिलअप करेंगे, इन सभी में हम लोग जो है विल फिलअप करेंगे। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी, कंप्लीट आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड यूज पर। इसका जो सेकंड यूज है वो होता है विलिंगनेस। क्या होता है, इसका सेकंड यूज होता है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा। जब भी आप अपनी इच्छा या अभिलाषा को बताना चाहते हैं, इच्छा या अभिलाषा को शो करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि ये मेरी इच्छा है, तो उन सेंटेंसेस के लिए आप लोग जो है इसका यूज करेंगे विल का। इन केस ऑफ आई वो वी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आई वो वी यदि सब्जेक्ट है और उसके अंदर विलिंगनेस का एक्सप्रेशन आ रहा है, तो आप वहां पर किसका यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम मैं आपको बता दूं, I buy a car next year. I ride your new bike. I join army after 5 years. अब इन तीनों सेंटेंस में आपने देखा होगा कि I buy a car next year. मैं अगले वर्ष एक कार को खरीदूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी विलिंगनेस है। आई राइड योर न्यू बाइक, मैं जो है तुम्हारी नई न्यू बाइक को क्या करना चाहता हूं, राइड करना चाहता हूं, चलाना चाहता हूं। आई ज्वाइन आर्मी आफ्टर 5 years, मैं 5 वर्षों के बाद आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो इन सभी में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस हमें यहां मिल रहा है। तो जब भी आपको विलिंगनेस का एक्सप्रेशन मिलता है, इफ यू फाइंड
the expression of willingness here in this sentence where we can apply one model will, वहां हम किसका यूज करते हैं, will का यूज करते हैं। अब यहां देखो सब्जेक्ट आपको क्या मिल रहा है, आई वो भी मिल रहा है, तो इन सभी में हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, will का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, will का। तो पहला यूज हमने पढ़ा, इसका पहला जो फर्स्ट यूज था वो था प्रोमिस था। सेकेंड यूज जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, विलिंगनेस है। और इसका जो थर्ड यूज है वो है डिटर्मिनेशन। क्या है, डिटर्मिनेशन है। तो मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। यदि किसी सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं उसमें दृढ़ता बताई जा रही है, उसमें डिटर्मिनेशन बताया जा रहा है, उसमें एक्सप्रेशन डिटर्मिनेशन का है, तो वहां पर सब्जेक्ट आई व वी होने पर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे आई बिल्ड अ कैंसर हॉस्पिटल इन माय grandpa's man. He has made a complaint against me. I not spare him. इन दोनों सेंटेंस में आप देखो, इन दोनों सेंटेंस में बताया गया है कि आई बिल्ड अ कैंसर हॉस्पिटल इन माई ग्रैंडपास मेमोरी, कि मैं मेरे दादाजी की याद में क्या बनवाऊंगा, एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाऊंगा। तो यहां पर ये व्यक्ति क्या है, डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड है, इसके दादाजी की याद में हॉस्पिटल बनवाने के लिए डिटरमाइंड है। तो ऐसी जगह पर हम लोग जो है किसका यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, आई वो वी होना चाहिए। He has made a complaint against me. I will not spare him. उसने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो यहां भी आपको क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेशन मिल रहा है। तो यहां पर भी आप किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो मैंने जो फर्स्ट यूज आपको विल का बताया, प्रॉमिस, यदि आपको प्रॉमिस मिलता है और सब्जेक्ट आई वो भी है तो आप विल फिलअप करेंगे। यदि आपको विलिंगनेस का एक्सप्रेशन मिलता है, सब्जेक्ट आई वो भी है तो आप विल का यूज करेंगे। यदि आपको डिटर्मिनेशन मिलता है सेंटेंस के अंदर और सब्जेक्ट आई वो वी है तो भी आप इसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। इस विल का यूज मोस्टली जो है फर्स्ट पर्सन आई वो वी के साथ होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इसका यूज जो है सेकंड व थर्ड पर्सन के साथ भी होता है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लें कि कहां पर सेकंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज होता है। तो वो है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। क्या है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। मैं आपको बता दूं कि रिक्वेस्ट के लिए विल का भी यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए जो है वुड का भी यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए कुड का भी यूज होता है और रिक्वेस्ट के लिए माइट का भी यूज होता है। तो देयर आर सो मेनी मॉडल्स व्हिच यू कैन एक्सप्रेस फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जिसके लिए इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए जिनका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इनमें क्या ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम अलग अलग मॉडल्स का यूज रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। तो वो मैं आपके सामने वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जब हम माइट पढ़ रहे होंगे तब मैं इन सभी मॉडल्स को एक साथ लेकर एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी पूरी चीज दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि मैं यदि अभी इस चीज को समझाता हूं सभी मॉडल्स को साथ में लेकर तो अभी आपने बाकी मॉडल्स पढ़े नहीं हैं, तो जब बाकी मॉडल्स नहीं पढ़े हैं तो आप उस चीज को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब मैं लास्ट वाला मॉडल पढ़ाऊंगा, माइट जब मैं पढ़ाऊंगा तो रिक्वेस्ट वाले विल, वुड, कुड, माइट ये सब आप पढ़ चुके होंगे, और जब उनको एक साथ जोड़कर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। और मुझे लगता है कि आप उस बात को या उस रूल को फिर आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे और आपका क्वेश्चन 100% क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट वो होती है जो हमारे इक्वल्स, वे व्यक्ति जो हमारे क्या है, बराबर हैं, या जो हमसे यंगर है, छोटे हैं, उनसे जो हम रिक्वेस्ट करेंगे उनके लिए हम लोग जो है कौन से मॉडल का यूज करेंगे, विल मॉडल का यूज करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव तो होगा
लेकिन इसमें जो है सेकंड व थर्ड पर्सन के साथ हम इसका यूज यहां पर करेंगे, किसमें, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल की हम बात करें, कम विद मी फॉर अ वाइल भानु, के यू पास मी द सॉल्ट। यहां देखो, आपने देखा होगा कि दोनों सेंटेंस इंटेरोगेटिव हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इंटेरोगेटिव यदि सेंटेंस है और उसमें सेकंड या थर्ड पर्सन हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस उसमें क्या होनी चाहिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होनी चाहिए। यहां देखो, क्या थोड़ी देर के लिए भानु तुम मेरे साथ आओगे, तो यहां आपने देखा होगा कि इसमें एक तरीके से जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने से छोटे वालों से। तो जब भी अपन अपने से छोटे वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। के यू पास मी द सॉल्ट, क्या के आप इस नमक को जो है इधर पास कर सकते हैं। तो ये चीज भी हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे, हमारे यंगर्स और हमारे इक्वल्स से। तो जब भी हम हमारे इक्वल्स या यंगर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसे हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कहते हैं, और उस इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग जो है कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं, विल मॉडल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने 4 यूजेज हमने इसके पढ़े, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉमिस, विलिंगनेस, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और डिटर्मिनेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल, उस पर चलते हैं। सेल मॉडल्स की हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर सेल की। तो सेल मॉडल का भी वही सिस्टम है कि यदि सेल का यूज आप जो है, सेल का यूज जो है आप सेकंड व थर्ड पर्सन के साथ करते हो तो ये मॉडल के रूप में वर्क करेगा, और इसका यूज जो है आप फर्स्ट पर्सन के रूप में करते हो तो ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क करेगा। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि हमेशा आपको सेल का यूज मॉडल के रूप में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करना है। किसके साथ करना है, सेकंड व थर्ड पर्सन के साथ आप सेल का यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मॉडल कहलाएगा। When cell used with first person, it works as a helping verb of future indefinite tense, but when it is used with second and third person, it is considered a modal. तो ये क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। कब कहलाता है, जब इसका यूज जो है सेकंड व थर्ड पर्सन के साथ हो। अब हम इसके इंपॉर्टेंट यूजेज की 1 by 1 करके स्टडी करते हैं। सेल हम पढ़ रहे थे और सेल का जो फर्स्ट यूज है वो है ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर या कमांड, यदि किसी सेंटेंस को आप पढ़ते हैं और उस सेंटेंस में आपको ऑर्डर या कमांड का एक्सप्रेशन मिलता है तो आप वहां पर सेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट हैं वो सेकंड व थर्ड पर्सन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं। यू सिट आउटसाइड, यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ही फिनिश this project within 3 days. You obey my orders. तो ये जो 4 सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं, पहली चीज जो है इसमें आपको सब्जेक्ट के रूप में सेकंड व थर्ड पर्सन नजर आ रहा है। ठीक है, अब इनको सेंटेंस को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। यू सिट आउटसाइड, आप बाहर बैठेंगे, ऐसा मेरा आदेश है।
आप अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर बैठेंगे, ऐसा मेरा क्या है, ऑर्डर है। यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आएंगे। ही फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन 3 days, वो 3 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। यू ओबे माई ऑर्डर्स, आप मेरे आदेशों का पालन करेंगे। तो ये 4 सेंटेंसेस जो यहां पर हैं, इन 4 सेंटेंसेस में आपको जो है क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, ऑर्डर या कमांड का एक्सप्रेशन मिल रहा है। और जहां पर ऑर्डर और कमांड का एक्सप्रेशन हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सेल का। बस आपको यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है वो सेकंड या थर्ड पर्सन होना चाहिए। यदि आपको सेकंड व थर्ड पर्सन मिलता है और उसके अंदर आपको ऑर्डर या कमांड का एक्सप्रेशन मिलता है सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर आप जो है किसका यूज कर सकते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई होगी कि इफ यू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर एंड कमांड इन अ सेंटेंस वेयर वी कैन अप्लाई सेल मॉडल, वहां हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, सेल मॉडल यूज करते हैं। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है, सेकेंड नंबर का जिसका इंपॉर्टेंट यूज आता है वो है वार्निंग एंड थ्रेटनिंग। वार्निंग एंड थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी या चेतावनी। जब भी आप किसी को वार्न करना चाहते हैं या थ्रेट करना चाहते हैं और सब्जेक्ट सेकंड वो थर्ड पर्सन है, तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में आप किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। तो यहां हम एग्जांपल देखेंगे, if you do this work you be dismissed, if you repeat this mistake you punished। इन सेंटेंस में आप देखो, एक और सेंटेंस बताता हूं, यू caught by influenza if put on proper clothes। ये सेंटेंस आपके सामने है। फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे, इफ यू डू दिस वर्क यू बी डिसमिस, यदि आप ये वर्क करते हैं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने वर्क किया तो मैं आपको डिसमिस कर दूंगा। तो यहां पर क्या एक तरीके से वार्निंग सेंटेंस है। अगले में लिखा हुआ है, इफ यू रिपीट दिस मिस्टेक यू बी पनिश, यदि आप एक गलती करते हैं तो आपको पीटा जाएगा, दंडित किया जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहां भी आपको क्या मिल रहा है, वार्निंग सेंटेंस मिल रही है। यदि आप मौसम के हिसाब से या सही तरीके के कपड़े नहीं पहनते हैं तो आप इन्फ्लुएंजा के शिकार हो जाएंगे। तो इन सभी सेंटेंस में आपने देखा कि इन सभी सेंटेंस के अंदर हमें जो है क्या मिल रही है, वार्निंग एंड थ्रेटनिंग मिल रही है। लेकिन आपने एक बात और देखी होगी कि यहां जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, सेकंड व थर्ड पर्सन है। तो जब भी सेकंड व थर्ड पर्सन हो और वार्निंग एंड थ्रेटनिंग का एक्सप्रेशन मिलता है तो आप कौन से मॉडल का यूज करेंगे, आप सेल मॉडल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सेल मॉडल का। तो मैंने बिल में जो फर्स्ट यूज बताया था वो मैंने आपको जो है ऑर्डर और कमांड बताया, सेकंड मैंने आपको बताया वार्निंग एंड थ्रेटनिंग। और अब जो मैं थर्ड यूज की बात कर रहा हूं, तो थर्ड यूज में आप देखेंगे कि इस सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ भी होता है, लेकिन वो किन सिचुएशंस में होता है उस पर हम बात करेंगे। वो जो थर्ड यूज है उस पर हम डिस्कस करेंगे। थर्ड यूज जो है वो है आस्किंग एडवाइस, आस्किंग एडवाइस एंड ऑफरिंग सर्विसेज। आपको ध्यान देना है कि आस्किंग एडवाइस और ऑफरिंग सर्विसेज के लिए हम लोग जो है सेल मॉडल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेल मॉडल का यूज करते हैं। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ हम इसका यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हम इसका यूज करते हैं सेल का।
लेकिन इनकी एक पहचान होती है कि ये सारे सेंटेंस हमेशा कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को यदि आस्किंग एडवाइस या ऑफरिंग सर्विसेज मिलती है तो वहां पर हम फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज कर सकते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं। वन बाय वन करके हम पढ़ रहे हैं। पहला हम लेंगे आस्किंग एडवाइस। तो आस्किंग एडवाइस के एग्जांपल हम देखेंगे। Where how solve this problem, which book consult for this topic। ऐसे हम इसके ऑफरिंग सर्विसेज के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। ऑफरिंग सर्विसेज देखो आप, I clean your room, I carry your luggage inside the room। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सारे के सारे सेंटेंस कैसे हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यदि सेंटेंस है, अब इसमें देखो आप, वेयर शेल आई गो नाउ, मैं कहां जाऊं। क्या मांग रहे हैं हम, एडवाइस। एडवाइस के लिए 2 मॉडल्स होते हैं, एक होता है शुड और एक होता है सेल। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के लिए किया जाता है और सेल का यूज एडवाइस लेने के लिए किया जाता है। तो यदि आप एडवाइस लेने के लिए आप जिस मॉडल का यूज करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, सेल का। तो यहां देखो एडवाइस ली जा रही है तो हम किसका यूज करेंगे, सेल का। यहां देखो हाउ आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूंगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि यहां भी क्या मानी जा रही है, एडवाइस मानी जा रही है। विच बुक आई कंसल्ट फॉर दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक के लिए कौन सी बुक से संपर्क करूं। तो जब भी एडवाइस मांगी जाती है तो हम लोग सेल मॉडल का यूज करते हैं। तो एडवाइस लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल मॉडल का यूज करते हैं। और ये सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव होते हैं और इनमें फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है ऑफरिंग सर्विसेज। ऑफरिंग सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं देना। जब भी हम किसी को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो वहां भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, आई ले योर टेबल, मैं क्या आपके लिए खाना लगा दूं। तो यहां क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो जब भी आप सेवाएं देंगे तो आप किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। जैसे सेल आई क्लीन योर रूम, क्या मैं आपका कमरा साफ कर दूं। सेल आई कैरी योर लगेज इनसाइड द रूम, क्या मैं जो है इस लगेज को कमरे के अंदर ले चलूं। तो इन सभी में आपने देखा होगा कि आस्किंग एडवाइस सलाह लेने के लिए और ऑफरिंग सर्विसेज सेवाएं देने के लिए। इन सेंटेंस में क्या दे रहे हैं हम लोग, दूसरे को सेवाएं दे रहे हैं। तो जब भी हम दूसरे को सेवाएं देंगे तो हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे, सेल मॉडल का यूज करेंगे। इट डजंट मैटर कि भले वो इंट्रोगेटिव हो, इट डजंट मैटर। आपको ध्यान देना है कि ये सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव होंगे और फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन कौन से सेंस में, आस्किंग एडवाइस और ऑफरिंग सर्विसेज में। तो इस तरीके से मैंने आज आपको थोड़ा सा मॉडल का इंट्रोडक्शन और विल और सेल मॉडल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद हम लोग जो है, मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा। उस नए वीडियो में मैं जो है कैन और मे को लेकर आऊंगा। इसलिए आप लोग जो है मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें और शेयर करें।